हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और हम आ गए थे यहाँ पे बॉर्डर रोड्स पे। हम पढ़ रहे थे कल रोडवेज के बारे में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल वही उन्हीं सड़कों का कंस्ट्रक्शन करती है और मेंटेनेंस करती है जो कि कंट्री के बॉर्डर एरिया के आसपास है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1960 और यह ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया। और यह है मेनली नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया में बनाने की स्ट्रेटजिक यानी कि कूटनीतिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से, यानी कि विदेशी जो पड़ोसी देश हैं उनकी निगरानी के लिए उनके लिए कूटनीतिक तरीके से बना सड़कों को तैयार करने का ये एक तरीका था, ठीक है। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन। और यह रोड क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं ऐसे एरिया में जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ पहुँचना। तो ऐसे एरिया में क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एक्सेसिबिलिटी को, पहुँच को। एंड हैव हेल्प्ड इन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। और इस एरिया में आर्थिक विकास को भी सहायता करते हैं, ठीक है। देखो ये एग्जांपल दे रखा है हिली ट्रैक्स, और यहाँ पे देखो ये ट्रैफिक ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर रोड अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का दिखा रखा दृश्य है, ठीक है। तो ऐसे एरिया में इन जो बॉर्डर लाइन एरिया है यहाँ पे सड़कें कौन बनाता है, BRO यानी कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रोड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। इसके अलावा हम रोडों जो रोड है ये सड़कें हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन मटेरियल में, जैसे कि सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल तो वही तो जो पक्की सड़क है, अनमेटल जो कच्ची है ना। मेटल रोड में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोयल। ये वो है जो सड़कें तारकोल वगैरह से बनी हुई है, सीमेंट से बनी हुई है। देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। और इसीलिए क्या है, ऑल वेदर रोड है, यानी कि हर मौसम में चलने वाले सड़कें हैं। अनमेटल्ड रोड गो आउट ऑफ दीज इन रेनी सीजन। ये वो है जो कि रेनी सीजन में उनके अंदर से नहीं जाया जा सकता अनमेटल्ड रोड में, यानी कि कच्ची सड़कों में नहीं निकला जा सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोड डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी कितनी अपने यहाँ पे, यानी कि कितने प्रतिशत लोग रोड को यूज कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। यानी कि जो लेंथ है रोड की पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड, इसे बोलते हैं रोड की डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। और हमारे देश में जो रोड का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी एक जैसा नहीं है हमारे देश में। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 515 किलोमीटर इन केरला। इसका एग्जाम्पल यही देख सकते, देखो जम्मू कश्मीर में तो जो रोड की डेंसिटी कितनी है, 12 किलोमीटर है, 12.14 है, ठीक है। वहीं केरला में कितने 15.17 यानी कि 517। तो कितना डिफरेंस है। ये मार्च 2011 की क्या है, ये जनगणना के अनुसार विद द नेशनल एवरेज ऑफ 142 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पूरे एरिया पूरे टोटल हमारे इंडिया की जो एवरेज निकला है तो कितने प्रतिशत एरिया में हमारे यहाँ पे रोड बना हुआ है वो कितना है 142 किलोमीटर एवरेज में। केरला में कितना है 517, वहीं जम्मू कश्मीर में कितना 12, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसिस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और हमारा जो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन है ना, परिवहन है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। जैसे कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक एंड पैसेंजर द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट।
अगर हम ट्रैफिक को और पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए देखें तो हमारे यहाँ पे रोड का जो नेटवर्क है ना वो काफ़ी इनएडिक्वेट है, यानी कि अपर्याप्त है, अभी भी कम है वो। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, और लगभग आधा रोड तो हमारा कैसा है, अभी भी अनमेटल्ड है, कच्चा है। दिस लिमिट देयर यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जो कि रेनी सीजन में तो और भी कम हो जाता है। द नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट टू, और हमारे नेशनल हाईवे है वो भी पर्याप्त नहीं है। मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़, और तो और शहरों में तो जो रोड है ना, सड़कें, वो तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, यानी कि भीड़ भाड़ वाली है। एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कन्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो, और बहुत सारे जो ब्रिजेज है हमारे यहाँ पे, पुल है, कन्वर्ट है, यानी कि जो मोड है वो अभी भी काफ़ी पुराने और छोटे हैं। However, in recent years, fast development of road network has taken place in different parts of country. लेकिन हालिया कुछ सालों में काफ़ी सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए नेटवर्क बनाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, यानी कि प्रोग्रेस हो रही है, कहने का मतलब रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो है रेलवेज, रेलवे, ठीक है। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया। जो रेलवे है वो सबसे मुख्य परिवहन का साधन है माल को ढुलाई का और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंस्ट्रक्ट Railway also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distances. तो रेलवे से यह पॉसिबल है कि हम लंबी दूरी के जो डिस्टेंसेज है, यानी कि दूरी पे हम बिजनेस भी कर सकते हैं, किसी साइट पे जा के देख सकते हैं, और यात्रियों का जैसे कि वैष्णो देवी जाना या हरिद्वार जाना, तो ऐसे जो पिलग्रिमेज यानी कि जो हमारे तीर्थ स्थल है वहाँ पे भी जाने का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का साधन यही बना हुआ है, और वहाँ पे गुड्स पहुँचाने का भी। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन ग्रेट इंटीग्रेटर फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। और इसके अलावा इसने ये भी पिछले 150 सालों से इंडिया में इंटीग्रेट किए हुए हैं, यानी कि एक पूरे इंडिया को क्या किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं ये, ठीक है। रेलवे, इंडियन रेलवे, रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज द एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एक तो क्या है, रेलवे ने क्या किया, हमारे जो आर्थिक जो जीवन है देश का उसको भी बाइंड करके रखा है, और साथ ही साथ में क्या किया इन्होंने, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को एक्सेलरेट करने में यानी कि विकसित करने में भी इसका सहयोग है, ठीक है। द इंडियन रेलवे हैव ए नेटवर्क ऑफ 7137, तो नेटवर्क कितना, 7137 स्टेशन स्प्रेड ओवर ए रूट लेंथ ऑफ 60,687 किलोमीटर ऑफ फ्लीट ऑफ 11,120 लोकोमोटिव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ कैलकुलेशन है हमारे यहाँ के। एंड 54,506 पैसेंजर सर्विस व्हीकल एंड 6,899 अदर कोचेज व्हीकल एंड 2,51,256 वैगन एज ऑन मार्च 2016, यानी कि मार्च 2016 की कैलकुलेशन के आधार पे बताया गया है। तो उस टाइम पे इतने हैं, अब तो इससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं अगर रिसेंट डेटा निकालोगे ना आप। तो ये फैक्ट दिया गया, द इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। इंडियन रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, यानी कि सरकारी ऐसा क्षेत्र है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ द मुंबई था, जो पहली मुंबई थी वो, अब तो वैसे है ना, ये आने वाले दिनों में पब्लिक सेक्टर रहेगा इन इंडियन रेलवे, क्योंकि सरकार ने क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं उनको, प्राइवेट कंपनियों को, ठीक है। हाँ जी, जो फर्स्ट रेलवे थी जो स्टीम ऑफ यानी कि पहला स्टीम इंजन जो चला था रेलवे का, मुंबई से ठाणे चला था 1800
1953 में, जिसने डिस्टेंस कवर की थी 34 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे टेबल दी गई है इंडियन रेलवे ट्रैक के बारे में। ठीक है, ब्रॉड गेज क्या है 1.676, मीटर गेज क्या है 1.00, नैरो क्या है, नैरो गेज क्या है 0.762। ठीक है, तो इनके यहाँ पे किलोमीटर बता रखे हैं। ये ब्रॉड गेज है ना, ये मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज ये बता रखे, जो उनकी जो विड्थ है ना उसकी रेलवे ट्रैक की, उसके बारे में बताएगा, और इनके रूट बता रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, हिली एरिया में जो ये नैरो गेज चलता है, मीटर गेज फिर नॉर्मल एरिया में चलता है, ब्रॉड गेज चलता है वहाँ पे। ठीक है, कोस्टल एरिया में चलता है मीटर गेज और वहाँ पे चलता है ब्रॉड गेज। ठीक है, तो ये इंडियन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया डाटा है ये। ठीक है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है, द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकग्नाइज इनटू 16 जोन। आज के टाइम में इंडियन रेलवे को के 6 अलग अलग जोन बने हुए हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक्टिविटी है, फाइंड आउट द करंट रेलवे जोन एंड देयर हेडक्वार्टर। आपने करंट इंडियन रेलवे जोन को फाइंड आउट करना, उनके हेडक्वार्टर पता करने। मैप से, इंटरनेट से आप इसको सर्च करके पता लगा सकते हो। ऑल्सो लोकेट द हेडक्वार्टर्स ऑफ रेलवे जोन ऑन द मैप ऑफ इंडिया। और मैप ऑफ इंडिया में अपने रेलवे जोन के हेडक्वार्टर को यहाँ पे क्या करना है, लोकेट करना, मैप पे दिखाना अपने। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। जो रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे नेटवर्क का, वहाँ की फिजियोग्राफी, वहाँ का वो जगह कैसी है, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। द नॉर्दर्न प्लेन विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ। तो इस हिसाब से जो नॉर्दर्न प्लेन है, यानी कि उत्तरी मैदानी इलाका है, यहाँ का जो लेवल है, लैंड का लेवल भी काफ़ी बड़ा है, और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ की कंडीशन फेवरेबल है रेलवे के ग्रोथ के लिए, तो इसलिए यहाँ पे रेलवे नेटवर्क इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाउएवर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पास सम ऑब्स्टेकल्स। हालांकि जो काफ़ी बड़े रिवर, जो नदियां हैं, तो वहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो गया उनके लिए, और ये एक ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा भी बनी है रेलवे नेटवर्क के लिए। इन द हिली टेरेन ऑफ द पेनिसुलर रीजन, वहीं दूसरी ओर जो हिली पहाड़ी एरिया है पेनिसुलर रीजन में, रेलवे ट्रैक आर लेड थ्रू लो हिल्स। जो रेलवे ट्रैक है वो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों में, गैप्स में और टनल्स में, सुरंगों के अंदर से निकाला गया है। द हिमालयन माउंटेनस रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। वहीं अगर आप देखोगे हिमालय माउंटेन्स रीजन है, वहाँ पे भी रेलवे कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल है। ठीक है, लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्सी पॉपुलेशन एंड, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, जगह का ऐसा रिलीफ नहीं मिल रहा वहाँ पे, स्पार्सी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पे आर्थिक अवसर बहुत ही कम है। लाइकवाइज इट वाज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन इन द सैंडी प्लेन। और इसी तरह से जो रेतीली जगह है जैसे कि राजस्थान, स्वैम्प ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तो वहाँ पे भी रेलवे लाइन को ले यानी कि बिछाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। द कॉन्टिजुअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस ओनली थ्रू गैप ऑफ पासिज। और जो कॉन्टिजुअस स्ट्रेच है सह्याद्री का, वो क्रॉस किया जा सकता है थ्रू द गैप और पासिज। जो वहाँ पे पासिज है, पासिज क्या होते हैं, जो पहाड़ों के बीच से जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, गैप होते हैं, उसे ही पासिज बोलते हैं। वहाँ से निकालना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इन द रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली जो कोंकण रेलवे, जो गोवा तट पे है और जो महाराष्ट्र के तट पे लगता हुआ, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा
फैसिलिटी मिल गई, यहाँ पे सुविधा मिल गई पैसेंजर और गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस एरिया में जाने के लिए, जिससे कि इकोनॉमिक रीजन है जो मुंबई, वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslide. रेलवे के सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो क्या होते हैं कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना वो सिंकिंग यानी कि डूब जाता है, किसकी वजह से, स्ट्रेच की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से। टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। अगर आज के टाइम में हम देखें तो रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट बन गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, यानी कि परिवहन के साधनों में। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल एज, हालांकि जो रेलवे है उसके सामने भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट, बहुत सारे पैसेंजर तो विदाउट टिकट चलते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम होगी। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, और चोरी होती है रेलवे प्रॉपर्टी की, डैमेजिंग करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी तक रुकी नहीं है। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरली एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। आपने देखा हुआ लोग बगैर किसी वजह के इसको क्या करते हैं, चेन को स्नैच करते, जिससे कि क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भरना पड़ता है रेलवे को। थिंक ओवर इट, इसके बारे में सोच के देखो। हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, तो हम कैसे रेलवे की हेल्प कर सकते हैं रनिंग टाइम में, कि भाई क्या क्या शेड्यूल रेलवे का अच्छा सा रहे। तो ये कुछ हमारे सामने आज भी चैलेंजेस है कि हम इंडियन रेलवे में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक वो होगा पाइपलाइन का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, रोडवेज़ का और रेलवेज़ का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।